हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पार्ट टाइम ट्यूटर में। तो आज हम फाइनली वीडियो लेके आ गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर करना इज़ नॉट वेरी टफ। आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो और काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। केमिस्ट्री तो मतलब परसेंटेज इंक्रीज करने में बहुत सही काम करता है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, क्या पढ़ें, कैसा हाई स्कोर करें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि सभी ने आपको कहा होगा, आपके टीचर ने भी कहा होगा, नेमिंग रिएक्शंस। नेमिंग रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेमिंग रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि मैकेनिज्म आना चाहिए। सिर्फ देखो, मैकेनिज्म भी याद कर लो, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि मैकेनिज्म लिख दो, या फिर मतलब उसका इक्वेशन लिख दो कि रेमोटेमर रिएक्शन का इक्वेशन लिख दो, पूरा कैसे बना है, क्या बना है, या फिर लिख देगा कि सिंथेसिस और सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये सब लिख दो, तो वो कर लोगे। ठीक है, एक चीज़ ये आता है। दूसरा, आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए अगर आप नेमिंग रिएक्शन की बात कर रहे हो ना, क्योंकि वो गिव रीजंस में भी आ सकता है, वो असर्शन रीजन में भी आपको बोल सकता है। जैसे गैब्रियल थायमाइड रिएक्शन में सिर्फ 1 डिग्री अमाइन क्यों बनता है, 1 डिग्री अमाइन ही बनता है क्या, ये सब एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो जब भी कोई कहे कि नेमिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब ये उससे जुड़ा हुआ आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कहाँ से रिएक्शन शुरू किया, कहाँ पे रिएक्शन खत्म हुआ, कौन सा रिएजेंट लिया और यही क्यों बनता है। वो सब मतलब वो एनसीईआरटी से आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो नेमिंग रिएक्शंस में तो आपको एवरीथिंग पढ़ना है, मतलब सब कुछ ही पढ़ना है ना। और इस पे भी मैंने किसी किसी को नहीं पता कि नेमिंग रिएक्शन है कौन कौन से हमारे एनसीईआरटी में, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ऑल नेमिंग रिएक्शंस वहाँ पे है। बस क्या करना है, 16 सेकंड या 13 सेकंड का ही वीडियो होगा मैक्सिमम। फिर आपको उसको देख के पॉज कर करके बस नाम भी लिख लोगे ना रिएक्शन के, फिर एनसीईआरटी से देख के कर लो अगर फोन में नहीं करना है ज़्यादा तो, या उसके नोट्स बना लो वहाँ से देख के। मैंने एनसीईआरटी से ही उठा के वो सब वहाँ पर लिखे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, मतलब ये सब वो हैं जो डायरेक्ट बुक से आने वाले, से आएगा सब कुछ ही डायरेक्ट बुक से, बट जो हम एक्सपेक्ट ही करते हैं और हर बार आता ही आता है। दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है वो केमिकल टेस्ट होते हैं ना, जो डिस्टिंग्विश करने के लिए। केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2-3 पार्ट, वो एक क्वेश्चन देगा, उसके 2-3 पार्ट देगा कि दिस एंड दिस, दैट एंड दैट, इन दोनों में क्या करना है, डिफरेंस बताओ कि इन दोनों का कौन सा केमिकल टेस्ट इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता है। यानी उन दोनों में से एक कंपाउंड वो टेस्ट देगा, एक कंपाउंड वो टेस्ट नहीं देगा। तो ऐसे केमिकल टेस्ट वाले क्वेश्चन भी हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीबीएसई देता है, अभी भी दे सकता है। तो अगेन इस पे भी मैंने पहले ही एक शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो लाया अभी, तो उसमें मैं सारे नेमिंग रिएक्शन, सारे केमिकल टेस्ट अभी धीरे धीरे करके बताऊं, तो उसका तो सेंस नहीं बनता है ना। और बहुत लंबा भी फालतू में वीडियो हो जाएगा। तो वो सब तो आपको याद करना है, समझना है, वहां पर करो, फिर डाउट आएगा तो पूछो। ऊपर से केमिकल टेस्ट पे भी एक क्या बना दिया, वीडियो बना दिया शॉर्ट वीडियो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। अब तो फिर हम क्या इस वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, सब तो शॉर्ट वीडियो में जाके देख लो। बोला हम इस वीडियो में भी क्वेश्चन करने वाले हैं जो रिपीट हो रहे होंगे क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, वो ऐसा है जब आपको अरेंज करना होता है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंपाउंड्स को अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज जो उनके आगे लिखा होता है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है, इसमें रिएक्टिविटी बताना है टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है। ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब ऐसा कोई साल नहीं होगा जब ऐसा क्वेश्चन ना आया हो। ऐसे क्वेश्चन आने ही आने हैं, बस कभी ये दो आ जाते हैं, कभी ये दो आ जाते हैं। ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे। देखो, इधर वो कभी कभी क्या होता है, ऐसा आ जाता है आपके एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाएगा, असर्शन रीजन के फॉर्म में आ जाएगा, एक ऐसा आ जाएगा, दूसरा ऐसे आ जाएगा नॉर्मल करके, और जिसमें आपके पास एमसीक्यू असर्शन रीजन में नहीं आएगा उसमें डायरेक्ट ऐसे ही आएंगे। ठीक है। अब एमसीक्यू में आएगा तो एमसीक्यू में कैसा आएगा, इसको 1 लिख देगा, इसको 2 लिख देगा, इसको 3 लिख देगा, फिर ऐसा लिखा होगा 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, फिर दूसरे ऑप्शन में कुछ और, तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और, आपको टिक करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत ना हो, इसलिए मैं आपको ऐसे क्वेश्चन हर टाइप के करा रही हूँ, मतलब जो जो पॉसिबिलिटी है जिस 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 प्रॉपर्टी पे, जिस जिस कंपाउंड के साथ। तो अपना फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट हमें बताना है इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल। अब आपको नाम भी पता होने चाहिए। ठीक है। तो आईयूपीएससी तो सबकी क्लियर होगी, नहीं है तो प्लीज क्लियर कर लो, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो आईयूपीएससी आपकी क्लियर है तो आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है। ये तो आपके पास अल्कोहल है। ये तो तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही अलग अलग हो गए ना। मतलब ऐसा नहीं है कि अल्कोहल में ही सिर्फ कार्बन चेन में डिफरेंस है, नहीं, ये तो बिल्कुल कंपाउंड्स ही अलग अलग है। हमारे पास अल्कोहल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है आपके पास, एल्डिहाइड। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है। वहाँ इतना टाइम लगेगा, वहाँ तो आपको आता होगा ना पहले से, तो फटफट देखोगे, सीधा सीधा करोगे। तो अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। अब इसमें देखना आपको कि बॉइलिंग पॉइंट किसमें ज़्यादा होगा। इसमें क्या होता है, OH ग्रुप होता है, इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, और OH भी होता है। यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब आप इन कंपाउंड्स को पानी में डालोगे तो उसके बाद कौन पहले बॉईल करेगा या कौन बाद में बॉईल करेगा, यानी किसके लिए हमें मैक्सिमम टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम टेम्परेचर तक किसके लिए जाना पड़ेगा, जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और जो उसकी बाइंडिंग वाटर के साथ क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो सबसे अच्छी किसकी होगी, देखो इसकी होगी। ये तो एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है कि इसमें वाटर में सबसे ज्यादा ये करता है, फिर ये करता है, देन ये करता है।
इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छी है, यानी कि इसको उबालने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा वाटर में, है ना, फिर इसको और फिर इसको। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन अल्कोहल का, देन एल्डिहाइड का। तो इससे आपको पता चल गया कि सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। बस इतना सिंपल है ऐसे पता लगाना। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम, फिर होता है अल्कोहल का। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन शो करता है, फिर होगा एल्डिहाइड का। ठीक है, अगर आपको रीजन भी लिखा है तो आप रीजन में ये भी लिख सकते हो, सीधा यही लिख दो कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा होता है, अल्कोहल का, एल्डिहाइड का, और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे इथेनॉइक एसिड, इथेनॉल और इथेनॉल। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट है कि आपके पास इथेनॉल है, मीथेनॉल है और एसीटोन है, इसकी आपको रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCN। तो ये रिएक्शन आपने जरूर पढ़ा होगा, जिसमें हम HCN को ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, साइनोहाइड्रोजन बनता है, एक तरफ OH एक तरफ CN। तो अभी पॉइंट ये नहीं है कि क्या बनता है, अभी पॉइंट ये है कि पहले कौन रिएक्ट करेगा। तो जब भी रिएक्टिविटी की बात होती है ना, तो मेजर फैक्टर हमारे पास होता है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को कौन रोकेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस रोकेगा। तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा उसमें क्या होगा, उसमें रिएक्शन सबसे हल्का होगा, और जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम उसमें रिएक्शन फास्ट होगा। यानी इनमें से देखो मैंने ये बना दिया कि इथेनॉल ऐसा दिखता है, मीथेनॉल ऐसा दिखता है, एसीटोन ऐसा दिखता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। और देखो इथेनॉल में 2 C होते हैं, मीथेनॉल में एक ही कार्बन होता है और एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं। और यहाँ पे दिख भी रहा है हमें कि इसमें क्या दोनों तरफ से हिंड्रेंस लग रहा है, इसमें एक ही तरफ से लग रहा है और इसमें तो हिंड्रेंस है ही नहीं। तो यानी कि फास्टेस्ट किस में होगा, ये मीथेनॉल में, फिर होगा इथेनॉल में और देन एसीटोन में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है, ये आया था MCQ के फॉर्म में आया था। ठीक है, जब ये बोर्ड में आया था, ये PYQ है हमारे पास, MCQ के फॉर्म में आया होगा, मैंने बता दिया था आपको भी पहले कि MCQ के फॉर्म में कैसे आ सकते हैं। तो वैसे अगर आपको एक बार आ जाए ना तो किसी भी फॉर्म में आप इसे कर ही लोगे। तो अभी हम मतलब किससे रखेंगे, सीखने से रखेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन ले लिए हैं तो हर टाइप के क्वेश्चन सीख लो। अब देखो यहाँ पे इस बार इन्होंने इसके नाम नहीं दिए थे, इस बार इन्होंने इनको ऐसा ही दिया था। देखो C6H5 क्या होता है, बेंजीन C6H6 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया। तो यानी हमारे पास है फिनोल, H2O वाटर, ये तो पता ही होगा, और ROH यानी अल्कोहल। अब ये पूछ रहा है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है इनकी, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से इन्हें वो करना, अरेंज करना है हमको। देखो ये तो क्लास में भी बताते हैं कि आपके पास इसका ऑर्डर क्या होता है, फिनोल देन वाटर देन अल्कोहल। ठीक है, ये तो क्लास में भी बताते ही हैं। अब इसका रीजन क्या होता है, वाटर मतलब मैं यहाँ ऊपर भी लगा सकती थी, और अल्कोहल, इसका रीजन ये होता है कि कॉन्जुगेट बेस। एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब जो H रिलीज करते हैं और खुद भी क्या रहे, स्टेबल रहे। तो स्टेबल रहने का मतलब, जब आपने देखा होगा जब भी H हम निकाल देते हैं तो जो बचा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जिसका ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना अच्छा एसिड होता है। अब देखो इसमें से अगर H गया ना तो ये क्या बचेगा, ये कुछ ऐसा बचता है ना, फिर फिनोल, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, H जाने के बाद ऐसा बचता है, ये रेजोनेंस स्टेबल है। यहाँ पर नीचे क्या होता है, रेजोनेंस होता रहता है, इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस हो गया, यानी सबसे अच्छा एसिड। देन जो वाटर का होता है ना वो भी स्टेबल होता है, जो इस वाटर का कॉन्जुगेट बेस बनता है, लेकिन इसका थोड़ा अनस्टेबल सा हो जाता है इससे, इसलिए अल्कोहल क्या होता है, वाटर से भी हल्का एसिड होता है। और फिनोल सबसे तगड़ा एसिड होता है इन तीनों में वैसे। ठीक, आई होप ये क्लियर है। अब आपके पास क्या दे रखे हैं ना, अल्काइल हैलाइड्स दे रखे हैं, ये हैलाइड और ये अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल हैलाइड्स आपको दे रखे हैं, इसमें पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करो इन सबके। तो देखो ये किस पे डिपेंड करता है ना, ये आपका डिपेंड करता है मास पे। आपको पता होगा कि जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अगर यहाँ पे ना अल्काइल ग्रुप अलग अलग होता तो हम क्या चेक करते हैं, हम करते हैं कि किस पे कितना कार्बन है, जिसका कार्बन ज्यादा है उसमें मास भी ज्यादा हो जाता। और तब क्या होता है वैसे, अगर वो वैसा देते, अगर अल्काइल ग्रुप अलग अलग होते कि यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 5 कार्बन है, तो और बगल में क्या लिखा है, या आई लिखा है या BR लिखा है, मतलब एक ही हाईलाइट पे देते हो कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो तब हम देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन किस पे ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया, आर 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 लिखा है, इसका मतलब है कि आपको अल्काइल ग्रुप सेम है और इस बार हेलाइट डिफरेंट है, यानी हेलोजन अलग अलग है। तो आप किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ हेलोजन पे डिपेंड करेगा। तो आप देखो इनमें सबसे ज्यादा मास किसका होगा, आयोडीन का, फिर होगा BR का, फिर होगा क्लोरीन का, और फिर होगा फ्लोरीन का। तो आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये हो जाएगा। ये कैसे देखा हमने, इसका रीजन है मास। मास देखा, इसका मास ज्यादा हुआ इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हुआ। और अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप अलग अलग होते तो वो हेलोजन एक ही देता आपको, और तब आपको क्या देखना था, तब आपको नंबर ऑफ कार्बन देखे थे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम पहुंच गए हैं फिफ्थ पार्ट पे इसकी। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में ये क्या बोला है, इसने हमें अमाइन ग्रुप दिए हैं और अमोनिया भी दिया है साथ में। और ये क्या पूछ रहा है हमसे, PKB वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं PKB होता क्या है। यहीं पर ही साथ साथ में सब कुछ बताते हुए चलती हूँ ना, ताकि आगे भी डाउट ना है। पीकेबी एक्चुअल में तो माइनस लॉग KB होता है। अब KB क्या होता है, लास्ट ईयर 11 में पढ़ा होगा KB और K, नहीं पढ़ा है तो बस ऐसा सोच लो कि कौन कितना बेसिक है
वो कौन बताता है हमें? केबी बताता है। जितना केबी होगा उतना ही बेसिक होगा, यानी कि अगर केबी बढ़ेगा तो बेसिसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी, बेसिसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन ये क्या माइनस लॉग ऑफ केबी है, पी के बी, यानी कि अगर केबी बढ़ेगा तो पी के बी घटेगा, कम होगी। ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, यानी अगर बेसिसिटी बढ़ेगी तो पीकेबी वैल्यू कम होगी, यानी अब जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसका पीकेबी क्या होगा? सबसे ज्यादा कम होगा। ठीक है। और अमाइंस में ना यार एक चक्कर और होता है। अमाइंस में होता है कि देखो बेसिसिटी कौन डिसाइड करता है, पहले तो ये देखते हैं। अमाइन में बेसिसिटी कौन डिसाइड करता है? जो एन के ऊपर लोन पेयर होता है ना, वो डिसाइड करता है। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिसिटी जैसे हमारे पास एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी होता है जो हम H+ डोनेट करते हैं या फिर लोन पेयर डोनेट करेंगे तो लुइस एसिड बन जाता है, और H+ डोनेट करते हैं तो एसिड होता है ना। और जब हम OH- एक्सेप्ट करते हैं या फिर लोन पेयर होता है, फ्री लोन पेयर होता है हमारे पास, बॉन्डेड नहीं होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है बेस। तो यहाँ एन के लोन पेयर ने अमाइन को बेस बना के रखा है। तो अगर हम बात करें गैशियस में, जब वो गैशियस फेज में होता है तो हमारे पास मोस्ट बेसिक होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ना हमें क्या चाहिए होता है कि ये बेस, ये जो लोन पेयर है ना, ये किसी एच को एक्सेप्ट करेगा, उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास जो 3 डिग्री होता है ना, वो इंडक्टिव इफेक्ट देता है, तो उसको स्टेबलाइज करता रहता है कि वो भाई तू बॉन्ड बना, हम तेरे को स्टेबिलिटी दे रहे हैं। इसमें 2 ग्रुप होते हैं आपके पास, है ना, स्टेबलाइज करने वाले, और इसमें नहीं होते, तो ये सबसे कम होता है। और NH3 जो हमारे पास अमोनिया होता है उस पर तो कोई ग्रुप होता ही नहीं है, तो वो इससे भी कम होता है। और अब आप बोलोगे कि फिर एनिलीन, एनिलीन जो हमारे पास है ये इससे भी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो लोन पेयर है ना वो फ्री है ही नहीं, वो तो यहाँ रेजोनेंस कर रहे होते हैं, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं कई हद तक, इसलिए सबसे कम एनिलीन का होता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। ये है गैशियस फेज की बात। अब एक्वस फेज में क्या होता है? सॉल्वेशन एनर्जी वगैरह आ जाती है। तो उसके बाद जो हमारे पास एक्वस फेज होता है उसमें हमारे पास जो ये आता है, ये इसका ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो 2 डिग्री, फिर आता है 1 डिग्री, और फिर आता है हमारे पास 3 डिग्री। तो ये याद कर लो अलग अलग कि गैसियस फेज में ये होता है। ये ऑर्डर किसका है? बेसिसिटी का ऑर्डर है। ओके, ये ऑर्डर हमारे पास बेसिसिटी का है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है पीकेबी। ठीक, और वहां पे ना मेंशन होगा कि आपसे गैसियस पूछ रहा है या एक्वस पूछ रहा है। तो ये दोनों चीजें याद रखो। फिर ये याद रखना है कि ये जो हमने याद किया वो क्या है? वो बेसिसिटी है, और पीकेबी का क्या होगा? इसका उल्टा होगा, जो जितना अच्छा बेस उसका पीकेबी उतना कम। और यहीं पे मैं ये भी बता देती हूँ कि ऐसा सेम ना एसिडिटी के लिए भी होता है। यहाँ पे कोई पीके वाला क्वेश्चन आया नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है ना, मैंने सीधा एसिडिसिटी वाला लिखा था पीछे कि कौन ज्यादा अच्छा एसिड है वो। तो लेकिन अगर पीके वाला हो गया तो सेम चीज, जितना अच्छा एसिड उसका के वैल्यू उतना ज्यादा होगा और पी के वैल्यू उतना कम होगा। ठीक है, ये याद रखना कि पी के पूछा और तुमने अच्छे एसिड को सबसे ज्यादा रख दिया, नहीं, अच्छे एसिड का सबसे कम होने वाला है। पी के का भी सेम ही होता है कि माइनस लॉग के होता है वो। ठीक, ये याद रखना है। और अभी जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें हमें ये याद रखना है, एक्वस में इतना, सॉरी एक्वस में इतना और गैसेस में इतना। देखो अब हमको क्या गिवन है यहाँ पे? सबसे पहला तो ये एनिलीन है, ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है ना, C6H5, फिर NH2, और ये हमारे पास ये एनिलीन 2 डिग्री अमाइन, ये तो अमोनिया है 1 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। अब हमें इसमें पीकेबी वैल्यू बतानी है, तो पहले हम बेसिसिटी देख लेते हैं। ठीक है, बेसिसिटी, बेसिसिटी, और ये किस में बताना? मैं एक्वस में, एक्वस लिखा है यहाँ पर, तो एक्वस में बताएंगे। एक्वस में क्या था हमारे पास? एक्वस में था 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, और अमोनिया, और ये तो एनिलीन तो लास्ट में ही आता है। एनिलीन में तो पहले लोन पेयर ही फ्री नहीं है, लोन पेयर फ्री नहीं होता तो तब तो ये लास्ट में ही आएगा। और अमोनिया भी तो, अमोनिया ना खुद एक रेफरेंस पॉइंट ही होता है, उसके बाद ही देखते हैं कि इससे ज्यादा पीके इससे कम पीके। ठीक है, तो अमोनिया का भी एलिफेटिक अमाइन से तो कम ही होता है, क्योंकि उसके पास कोई आर ग्रुप भी नहीं होता है। ठीक, तो अब हमारे पास देखा जाए तो क्या है? बेसिसिटी ऑर्डर है हमारे पास 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, फिर अमोनिया, देन एनिलीन। तो जो हमारे पास पीकेबी का ऑर्डर होगा वो ऐसा होगा, सेम 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, NH3 और एनिलीन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब 6th है हमारे पास, इन्होंने दिया है हमें अल्काइल हैलाइड और हैलोजन सेम रखा है। देखो सबसे पहले ऐसे ही ऑब्जर्व किया करो ना, देखो इन्होंने हमें दिया अल्काइल हैलाइड और हैलोजन सेम है। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने क्या क्या देखा था कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट ही देखना है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा है, भूल गई होंगी लिखना, बट बॉइलिंग पॉइंट देखना है। बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मॉलिक्यूलर मास, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे हैलोजन सेम, अब गिनेंगे कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो सब में 4 4 4 है, यानी मास तो है बराबर। अब क्या देखना है? ब्रांचिंग देखो, इस किसमें ज्यादा ब्रांचिंग है? इसमें ज्यादा ब्रांचिंग है। फिर ये ना लग रहा है कि ये ब्रांचिंग है, जानबूझ के ऐसे लिखा था, लेकिन ये तो स्ट्रेट चेन है, सिर्फ एक ही ऊपर आया मिथाइल ग्रुप, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगे हैं और ये स्ट्रेट है, यानी कि हमारे पास सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, सबसे ज्यादा होगा इसका, और बीच में तो CH3 CH2 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 Br
देन CH3 CH3 CH2Br, और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ब्रांच्ड है हमारे पास CH3 ऊपर पे एक और CH3 और यहाँ पर Br। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास है। इसमें है हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और अल्कोहल। अब इसमें हमें क्या बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता कौन कौन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कब? जब ये ऐसा नहीं कि कार्बन के साथ अटैच है तब करेगा, नहीं, जब ये H के साथ अटैच होते हैं ना तब ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो यहाँ सबसे अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने ये करता है ऑक्सीजन, और फिर ये अल्कोहल है। इसके लिए सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये होगा हमारे पास इथेनॉल। देन इसमें ये 2 H के साथ जुड़ा है तो फिर ये करेगा अच्छी, और ये एक ही H के साथ जुड़ा है। उसके बाद ये ऊपर से ये वाटर में क्या करता है ना, ये बल्कि होने के कारण इसको थोड़ा गहर सा भी लेते हैं, लेकिन ये वाले में तो ये एक ही तरफ से है, दूसरी तरफ से तो H लगाया, इसीलिए ये ज़्यादा अच्छी करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लास्ट में आएगा हमारे पास सेकेंडरी अमाइन। तो इसके साथ हमारे पास ना जो इस टाइप के क्वेश्चंस थे वो तो हमने कर लिए। कौन से? जिसमें हमें इनकी प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी होती है। हमने इसमें क्या क्या देखा, हमने इसमें बॉइलिंग पॉइंट देखा, बेसिसिटी देखी, एसिडिटी देखी, और क्या देखा हमने इसमें, पीकेबी वैल्यूज देखा हमने, है ना। और हमने अल्काइल हैलाइड्स के साथ भी कंपेयर करना देखा, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स HCN देखा, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बनता है। ये सब हमने यहाँ पे ये सब भी समझा कि इसमें गैसेस में अलग होता है, एक्वस में अलग होता है। तो अब ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, अगर आपने ये समझ लिया है जो मैंने अभी बोला, तो ये तो बनेंगे ही बनेंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ना बनेंगे करने के बाद, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, तो आपका ये तो पक्का हो जाएगा। अब हमने अपनी फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस तो कर लिए। सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन है कन्वर्जन्स, या फिर आपको दे देते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट करो, या फिर ऐसे दे देते हैं कि ए से ये यूज़ करने पे ए के साथ एनालिन बन रहा है, और बी के साथ ये यूज़ करने पे भी एनालिन बन रहा है। तो ये क्या है और ये क्या है बताना है। यार ये तो नेमिंग रिएक्शन है, आई एक्सपेक्ट कि ये तो तुम लोगों को आना चाहिए। पॉज करके सोच लेना एक बार कि यहाँ पे क्या आएगा। और ये देखो H2PD क्या होता है, ये रिड्यूस करता है ना। अगर आपको नहीं भी पता हो प्रिपरेशन का मेथड, फिर भी दिमाग लगा लेना। H2PD क्या होता है हमारे पास, सरफेस रिएक्शन है, ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, और H2Na रिडक्शन होगा मतलब ऐसी कोई फॉर्म होनी चाहिए ना जो इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये रिड्यूस होकर बना है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास होगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन को जब आपने रिड्यूस किया था आपको क्या मिल गया, एनिलीन मिल गया। ये ना प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन में आई थिंक फर्स्ट मेथड होगा एनसीईआरटी पे। और ये क्या है, नेमिंग रिएक्शन बोला था ना मैंने, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये क्या होता है, ये ना डिग्रेडेशन रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें एक कम हुआ होता है और वो अमाइड होता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होता है ये। डिग्रेडेशन इसलिए क्योंकि एक कम हो जाता है इसमें ना, यहाँ पर एक और CH रहा होगा, CO रहा होगा एम से, ये ऐसा रहा होगा CONH2, ठीक। तो इससे ये बनता है हमारे पास। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास कि ये क्या है हमारे पास, ये ईथर है, इसको हम बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं इसको, जब बेंजीन के साथ ये होता है ना, इसको हम वैसे बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं इसको, और इसको हम एनिसोल भी कहते हैं, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम, और ये IUPAC भी एक्सेप्ट करता है ना, एनिसोल। जब एनिसोल का रिएक्शन HI के साथ होता है, ये क्वेश्चन ना भाई बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही ज़्यादा, ये रिपीट भी बहुत हुआ है। और इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों बच्चे कंफ्यूज होते हैं, CH3I बना, वो सॉरी, इसमें से O हटा देते हैं और CH3OH बना देते हैं और इस पे I लगा देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है। देखो बेंजीन के साथ O को अलग करना तो बहुत डिफिकल्ट है ना। अगर CH3 को अलग करेंगे तो वो तो ईजी है, CH3I बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल होता है, तो सही है। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है हमारे पास, बनने वाला है फिनोल प्लस मिथाइल आयोडाइड। थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो बहुत ही जाना माना रिएक्शन है हमारे पास, फिनोल प्लस कंसनट्रेटेड HNO3। अब देखते ही मुंह से निकल जाता है इसमें तो पिक्रिक एसिड। ये तो जब भी आता था हम बड़े खुश होते थे कि पिक्रिक एसिड वाला क्वेश्चन आ गया। ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा। ये क्या है हमारे पास, पिक्रिक एसिड है। अब ये देखो हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है ना, इसमें इन्होंने क्या दिया, NO2 कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमें करना क्या है, इसमें ब्रोमिनेशन करना है, ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर ये यहाँ पर हीट के जगह पे UV लाइट लिख देते तो आप ऐसे समझ जाते कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपका वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला रिएक्शन होता है जो ब्रोमिनेशन का, ये वही है बस। तो फ्री रेडिकल कौन सा वाला स्टेबल होगा, अगर यहाँ पे रेडिकल बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो बस इसको कर दो। NO2 ने तो क्या किया है, उसने तो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा था, वो NO2 एज इट इज रहेगा। ऐसा क्वेश्चन एक NCERT में भी है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो, हेलो एल्केन में होगा शायद से, सॉरी यहाँ पे एक H कम हो जाएगा, यहाँ पर BR लगेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। तो उसमें ना वो पैरा पे है शायद नाइट्रो, और इन्होंने यहाँ पे ऑर्थो पे दिया है, जस्ट टू मेक यू कन्फ्यूज। ये क्या है यहाँ पे हमारे पास है क्लोरोबेंजीन प्लस CH3CO। ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास असाइल क्लोराइड और अनहाइड्रस AlCl3 दिया है। ये क्या होगा आपके फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, सिंपल। तो स्टेबल कौन सा होता है, पैरा वाला। तो हमें यही बनाना होता है मेजर, दोनों भी बनाओगे तो कोई बात नहीं, एक ऑर्थो पे बनेगा एक पैरा पे बनेगा। यहाँ पे क्या करोगे, COCH3, ये क्या हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हुआ है।
अब इसमें क्या है आपके पास, देखो ये तो आपके पास, इसको देखोगे ना, ये आपके पास अल्कोहल ग्रुप नहीं है, ये क्या है, ये फिनोल ग्रुप है, तो इसको नहीं छेड़ना है यहाँ पे। SOCl2 किसके साथ रिएक्शन पढ़ा है हमने, अल्कोहल के साथ पढ़ा है। क्या बनाता है अल्कोहल से, हमने अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन पढ़ी थी, उसमें ये पढ़ा था कि बेस्ट मेथड क्यों होता है, क्योंकि इसमें SO2 और HCl गैस के फॉर्म में निकल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखने वाली बात ये है कि SOCl2 हमने अल्कोहल के लिए रिएक्शन पढ़ा था, ना कि फिनोल के लिए, ये कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर होगा रिएक्शन सिर्फ, बाकी ऊपर कुछ नहीं छेड़ना। फिनोल को ऐसे बार बार छेड़ा भी मत करो, फिनोल इतना स्टेबल होता है। CH2 और ये हो गया हमारे पास Cl। ओके, इतना क्लियर हुआ सबको। तो अब क्या है हमारे पास, इसका 8 पार्ट था। 8 पार्ट फिर से कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे बेंजीन दे दिया, ये अल्कीन है। लेना देना हमारा सिर्फ अल्कीन से है, क्योंकि क्या HBr और पेरोक्साइड है। HBr और पेरोक्साइड यानी देखते ही क्या इनका जोड़ा मतलब कि एंटी मार्कोवनिकोव। एंटी मार्कोवनिकोव यानी कि 1 डिग्री बनेगा हमारे पास। तो ये सब एज इट इज, और यह है CH2 एंड CH2 Cl। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बेंजीन CH2 थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, CH2 Br स्पेस की वजह से। तो यहाँ पर मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे हमें Br लगेगा। ओके क्लियर। अब ये हमारे पास था CH3C डबल बॉन्ड OH होता है ना, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो SOCl2 का काम क्या था, वो हमारे पास अल्कोहल के साथ था, तो क्या यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो देखा जाएगा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप तो है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या आएगा CH3COCl। अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया असाइल क्लोराइड। अब असाइल क्लोराइड में अगर हमने H2PDBaSO4 किया, तो ये कुछ रिएक्शन देखा देखा नहीं लग रहा, ये देखा देखा लग रहा होगा। ये है रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, रोजनमुंड रिएक्शन में होता है कि हमारे पास अल्डिहाइड बन जाता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो कभी कभी रिएजेंट देख के भी समझ आया करो। CH3CHO। ओके, फिर अब इसमें ये क्या है, NH2 दो, जब NH2 साथ में तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है हमारे पास, ये हो जाता है CH3CH डबल बॉन्ड N NH2। ये ऐसा बनता है हमारे पास, देखा होगा आपने, क्या बोलते हैं उसका, अमाइन डेरिवेटिव्स या अमोनियम डेरिवेटिव्स के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, वो NCERT में अलग से दिए हुए भी हैं। तो क्या होता है, H2 हट जाते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड NH2 बन जाता है। ओके, अब डाइबल देखते ही क्या करना होता है, डाइबल देखते ही हमें समझ आना होता है कि हमारे पास क्या बनने वाला है, हमारे पास बनने वाला है हमारा अल्डिहाइड। और जब अल्डिहाइड आपके पास हो और अल्डिहाइड के पास हो अल्फा H और रिएजेंट आपको गिवन हो क्या, डाइल्यूट NaOH, तो समझ जाओ आप क्या होने वाला है, अब होने वाला है एल्डोल कंडेंसेशन। तो अब यहाँ पे मैकेनिज्म तो करोगे नहीं, मैकेनिज्म आता ही तो, मैकेनिज्म आना तो यार अल्टीमेट चीज़ है, मैकेनिज्म तो अल्टीमेट सोल्यूशन है, बट देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें अब क्या प्रोडक्ट बनने वाला है हमारे पास। एल्डोल कंडेंसेशन का ना आपके पास रिजल्ट आता है ये, उसके बाद जब आप उस पर हीट लगाते हैं, अगर जब तक हीट नहीं है तब तक आपके पास रिजल्ट यही आता है। ठीक, अगर आपने हीट दिया तो क्या होता है, यहाँ से H2O रिलीज हो जाता है, यहाँ का एक H आएगा और ये OH आएगा, तो -H2O हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्कीन बनेगा, डबल बॉन्ड आएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CHO। ओके, तो ये आपके पास क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का। तो आई होप आपको ऐसे वाले रिएक्शंस भी समझ में आए होंगे। अब आता है इसका 11th पार्ट हमारे पास। 11th पार्ट में क्या है, हमारे पास एक अल्कीन है और अल्कीन का रिएक्शन हो रहा है HBr और पेरोक्साइड से। अब HBr और पेरोक्साइड की जोड़ी देख के हमें समझ आना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एंटी मार्कोवनिकोव होने वाला है। यानी कि यहाँ पे कौन से साइड पे हमारा Br लगेगा, जहाँ पे अनस्टेबल होगा। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास कटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो किस में बनता है, वो मार्कोवनिकोव में बनता है, और एंटी मार्कोवनिकोव पे यहाँ पर लग जाता है हमारे पास, यानी हमेशा 1 डिग्री बनता है। तो ये हो जाएगा CH3CH2 और CH2Br, ये याद रखना है। HBr पेरोक्साइड देखते हैं एंटी मार्कोवनिकोव। अब यहाँ पे क्या एक्वस KOH है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक्वस लिखा है और KOH, यानी कि हमारे पास ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल जब हम इस पर अटैक करेगा तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर एक्वस है हमारे पास तो रिएक्शन क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पे गलती से अल्कोहलिक होता तो क्या होता है, हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो क्या करेगा, ये हमारे पास Br को रिप्लेस कर देगा, कौन, OH। अब है यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड डिग्री हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है ना, 2 डिग्री है। अब इसमें क्या, अल्कोहलिक KOH ने अटैक किया, अल्कोहलिक यानी कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा, और एलिमिनेशन में भी कौन सा वाला बनने वाला है, जो हमारे पास स्टेबल होगा। अब ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एलिमिनेशन होगा, अल्कीन बनेगी। अल्कीन कौन सी बनेगी, जो स्टेबल होगी। तो स्टेबल अल्कीन सेफ रूल के हिसाब से जो ज़्यादा ब्रांच होनी चाहिए दोनों तरफ से ना, तो इसमें इस पर भी CH3 आएगा, इस पर भी CH3 आएगा, इसलिए हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। उसके बाद हमने HBr का अटैक करवाया, HBr अटैक करेगा तो चाहे यहाँ से यहाँ पर Br लगे और यहाँ पर Br लगे, बात एक ही होगी। तो इसे कहीं से भी आप हटा सकते हो, CH3CH2CH और यहाँ पे लग जाएगा Br। ये क्लियर हो गया होगा, सॉरी यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखा क्या, ठीक है। HBr का अटैक इस पर हुआ था, तो दोनों तरफ करने से ही सेम ही बनता, तो ऐसा हुआ है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हम किस पे Mg का अटैक करवाएंगे, यानी मेटल वाले रिएक्शंस जो होते हैं ना हमारे पास, कि हमारे पास CH3CH2 MgCl बन जाएगा, यानी RMgX बन जाएगा। तो RMgX कैसे बनता है, अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा यहाँ पे। अल्काइल हैलाइड कौन सा लोगे, CH3CH2Cl। फिर जब Mg का इसके साथ रिएक्शन होता है ना, तो Mg क्या होता है, इन दोनों के बीच में आ जाता है, ये याद रखना।
ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो आपको ये करना, मैकेनिज्म पे तो जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर जब CH3 CH2 MgCl इसके साथ रिएक्ट करता है H2O और H+ के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। डायरेक्ट याद रखो कि अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2 OH। मैकेनिज्म पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, याद करो ये सब। ये क्या है आपके पास, Cl CH2 CH3 और Br2 और हीट करना है। ऐसा भी हमने एक पहले भी देखा रिएक्शन, कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर यूवी लाइट लिखा होता है या H लिखा होता है, आप ऐसे ही पहचान जाते। ये क्या है आपके पास, ये है फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन इसमें करेंगे हम। फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होगा, देखो जो हमारे पास बेंजीन के साथ जुड़ा होता है उसको तो डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, पहले से ही रेजोनेंस भी कर रहा होगा, तो उसको निकालना मुश्किल है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, फ्री रेडिकल कौन सा वाला स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेगा और Br यहाँ पे लग जाएगा। बस ये याद रखना है कि सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पर हीट भी उन्होंने इसलिए लिखा है, अगर H लिखते आप पहचान जाते कि फ्री रेडिकल है। ठीक है, ऐसा ही हमने पीछे भी किया था, तो इसमें तो ज़्यादा कोई बात नहीं है ऐसे करने वाली। इसमें देखो Br लगाना है, कहाँ पे स्टेबल बनेगा, यहाँ से अगर डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये वाला स्टेबल बनेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला क्या होगा आपके पास 1 2 3 3 डिग्री हो जाएगा। 3 डिग्री वाला मोस्ट स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री यहाँ पर हम रखेंगे डबल बॉन्ड को हटा के। ठीक है, बनेंगे दोनों, बट मेजर ये बनेगा, आपको एग्जाम में मेजर ही लिखना होता है। ठीक है, इसके साथ माइनर कौन सा बनेगा, चलो अगर MCQ में कभी गलती से पूछ लिया कि माइनर भी बता दो, या वो पूछ लेता है ना कि कितने प्रोडक्ट्स हैं और फिर बहुत आंसर हुआ, तब बाद में बोलोगे कि दीदी बताया नहीं था। CH3 एंड ये Br। ओके, अब आपके पास लास्ट आता है इसका OH और CH2OH, फिर से वही है, HCl और हीट किया है। HCl और हीट जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। का जो लास्ट पार्ट है ना वो थोड़ा सोचने वाला था। इसमें इन्होंने क्या दिया, ये है फिनोल हमारे पास, अगेन ये फिनोल है, ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। और ये हमारे पास क्या है, ये अल्कोहल ग्रुप है। तो जब हम इसको HCl और हीट के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो इसका आंसर में से हमें इसको नहीं देखना होता, यहाँ पर सिर्फ ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl आ जाएगा, ये इसे रिप्लेस करेगा। तो ये हमारे पास क्या आया, CH2Cl और ये है OH। तो इसका आंसर इतना सिंपल सा है बस, है ना। तो कभी कभी हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, जितना हमें आता है सिर्फ उतना कर देना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर इतना सिंपल सा ही था। तो आई होप आप लोगों को ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन सारे समझ में आ गए। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं रीजन वाले ना, कि गिव रीजन वाले, तो सारे नहीं कराऊंगी मैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन वाले होते हैं। नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको क्या बोला है कि आपको नेमिंग रिएक्शन की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, और आप कंप्लीट उसे पढ़ने वाले हो NCERT से। ठीक है, तो मैं मान रही हूँ कि आप वो तो पढ़ोगे ही, तो सारे गिव रीजन ना ज़्यादातर उसी से रिलेटेड होते हैं। या फिर देखो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आएगी नहीं पेपर में, फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी आना है, और फिजिकल में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी गिव रीजन में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर ऐसे गिव रीजन ऐसे वाले पूछे जाएंगे, या फिर सबसे ज़्यादा उसका पूछते हैं गेब्रियल सिंथेसिस वाला है ना, वो अमाइन में, कि उसमें 1 डिग्री अमाइन क्यों बनता है। और क्या पूछते हैं सबसे ज़्यादा, कि एनिलीन में क्या रीज़न होता है कि मेटा आपके पास मेजर आ जाता है, ऑर्थो से ज़्यादा आता है, तो उसका रीज़न क्या होता है, एनिलीन अमाइन। तो वो सब तो मुझे ऐसा है ना कि वो सब आता ही आता है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसे पहचानते कैसे, करने का तरीका क्या है। देखो सबसे पहले सोडियम प्रोपॉक्साइड लिखा है, सोडियम प्रोपॉक्साइड होता क्या है, NaO, और यहाँ पे CH2 CH3, ये क्या है, सोडियम प्रोपॉक्साइड है। अब सोडियम प्रोपॉक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। थर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड क्या आपके पास, CH3, यहाँ पर भी CH3 और Cl। ये रिएक्शन कौन सा है, ये प्रेपरेशन ऑफ ईथर है, विलियमसन सिंथेसिस। तो आपने पहले तो आप लोगों को देखते ही पता होना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज कर ही नहीं सकते। यहाँ पर होता ना ये चीज़, ये वाला पूरा ग्रुप अगर NaO के बगल में होता तो आप बना सकते हो क्या, 3 डिग्री ईथर में वो बन जाता। लेकिन ये आपने कहाँ लगाया, आपने 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया। ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है पता है, ये रिएक्शन आपके पास होगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर एक H भी होगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, अल्कीन बन गया ना। तो ये वाला रिएक्शन ऐसे ही होता है। अगर आपने यहाँ पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लिया तो ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगा, ना कि वो यहाँ पर आपको थर्ड ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर बना के देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे नो, और साथ में क्या बनाएगा, ये अल्कोहल बनाएगा। सबसे पहले लिखोगे कि नहीं हम ये यूज़ नहीं कर सकते ईथर के प्रिपरेशन में, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज़ नहीं करते हैं। हम ये चीज़ अगर यहाँ होती तो बन भी जाता, फिर आप इसका सही तरीका भी लिख देना, चाहे कि ये इसके साथ होता तो बन जाता। तो जब आप सही तरीका लिख लोगे तो वही क्या हो जाएगी आपकी एक, अगर आपने सिर्फ रिएक्शन इक्वेशन लिख दिया ना तो वो भी आपकी एक सूटेबल एक्सप्लेनेशन मानी जाती है। अब बात आई कि इसने ऐसा ही क्यों रिएक्ट किया, इसने वैसे क्यों नहीं रिएक्ट किया, मतलब जब हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो ईथर बन रहा है, लेकिन अभी ईथर क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि ये क्या है आपके पास, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये इतना रिएक्टिव होता है कि सबसे पहले क्या करेगा, खुद का यही सब, ये इसको अगर लीव भी कर देगा ना तो ये खुद में स्टेबल होता है, फिर क्या करेगा, एक H और निकाल के इधर लगाएगा और अपने आप ही डबल बॉन्ड बना देगा। क्योंकि ये क्या है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री बहुत रिएक्टिव होता है, वो अपने आप में ही रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा अपनी रिएक्टिविटी की वजह से, उसको किसी और की जरूरत है नहीं, समझे। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। आई होप हम यहाँ पर क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, इसकी वजह से मैं ये वीडियो पूरा करने में ही मुझे काफ़ी दिन लग गए हैं, कहीं कहीं पे आपको बीच बीच में भी आवाज़ आ रही होंगी। तो अब मैं क्या बताऊँ आप लोग को,
पूरा वीडियो बहुत कुछ है इंपॉर्टेंट। तो SN1 और SN2 सुना है? SN1 और SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, और ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये सेकंड ऑर्डर होता है, ये क्या होता है, यूनिमॉलिक्यूलर होता है, बायोमॉलिक्यूलर होता है, ये कितना होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 1 स्टेप रिएक्शन है। अब ये जो 1 स्टेप रिएक्शन है हमारे, इस पे क्या बनती है, इस पे एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। जब इस पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट की वजह से यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाता है ना, इन्वर्जन होता है, अम्ब्रेला इन्वर्जन भी हम उसे बोलते हैं। यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो सिर्फ बैक साइड अटैक पॉसिबल है, बैक साइड अटैक इज पॉसिबल ओनली। यहाँ पे क्या होता है, बैक और फ्रंट दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, कौन, न्यूक्लियोफाइल या बेस, बैक और फ्रंट दोनों तरफ से हमारे पास क्या करता है, अटैक कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, रेस्माइजेशन होता है, यानी कि रेजमिक मिक्सचर बनता है हमारे पास, रेजमिक मिक्सचर, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक होगा ना, तो दोनों चीज़ें बराबर बराबर बन जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, रेजमिक मिक्सचर हो जाएगा। और यहाँ पे रेजमिक मिक्सचर आपके पास नहीं बनता है। फिर आपके पास एक आता है कायरलिटी। कायरलिटी क्या होता है, कायरलिटी वो होता है जब आपके पास एक कार्बन है ना, इस पे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, तो ये क्या होता है, कायरल सेंटर। अगर किसी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर मौजूद है तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास कायरल कंपाउंड हो जाएगा। कायरल में भी क्या होता है कि एंगल होता है हमारे पास, की लेफ्ट की तरफ हुआ तो लेवियो रोटेटरी हुआ, अगर राइट की तरफ रोटेट हुआ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ। बट कायरलिटी पे उतने ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं गए हैं, जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं वो मैंने आपको सारे करा दिए। यहाँ पे SN1 और SN2 का मैंने आपको डिफरेंस बताया, और इसमें आपको क्या देखना है कि रिएक्शन कैसे होता है। तो देखो, ये आपके पास क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है ना, यानी इसमें आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यानी कि अगर आपके पास 3 डिग्री है तो 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्या है, क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, यानी कि जैसे हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में जल्दी रिप्लेसमेंट हो जाएगा, वो Cl हट के OH लगेगा वही। और इसमें क्या देखना है आपको, सब्स्टिट्यूशन में हमेशा एक्वस होता है, एक्वस KOH, एक्वस NaOH, और एलिमिनेशन में हमेशा क्या होता है, अल्कोहलिक होता है। ठीक है, ये आपको देखना है। ये मैं अभी आपको ये जल्दी जल्दी में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतने ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है वो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब जो रिपीट ज़्यादा नहीं हुआ है, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर से ये हो जाता है, मैं बता देती हूँ ना, कहीं भूल ना जाऊँ, तो इसलिए मैं पहले बता देती हूँ। तो हाँ, ये इतना ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है, बट क्या ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट तो ये है, तो इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। अब देखो, अब मैं कितने की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाओ बोला, तो मैक्सिमम मैं आधा घंटा ही बोल सकती हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इंपॉर्टेंट तो पूरी बुक है, आप पूरी बुक पे तो वीडियो नहीं बन सकती है, तो जितना मैं कर सकती थी मैंने PYQs ढूंढे, किए। बीच में बारिश ने बहुत परेशान किया, बारिश की वजह से ही वीडियो को इतना ज़्यादा टाइम भी लग गया। तो अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने आएगी वेटेज, 33 मार्क्स, 35 मार्क्स, इतना ही होगा वेटेज। तो अगर आपने जो मैंने अभी बताया ना वो सब पूरा कर लिया, तो 25 मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। फिर नेमिंग रिएक्शंस और केमिकल टेस्ट वाला जो मैंने शॉर्ट बनाया उसे देख लो, और नेमिंग रिएक्शन सारे NCERT से पढ़ लो। नेमिंग रिएक्शन के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मत छोड़ो जो आपसे बच जाए, सब कुछ पढ़ लो। बस फिर वहाँ 30 मार्क्स ऐसे ही पक्के हो गए। फिर देखो, अब आप लोग बोल रहे होंगे कि बायोमॉलिक्यूल का इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं था, तो खुद ही सुन रहे होंगे आप, बारिश की आवाज़ आ रही है। बारिश की वजह से ये वीडियो जहाँ एक दिन में बन जाना चाहिए था, अभी 5-6 दिन में बन रहा है। तो बायोमॉलिक्यूल्स को अभी के लिए रहने देते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं पार्ट 2 में बायोमॉलिक्यूल्स को भी कराऊं तो कमेंट कर देना। और देखो, अब आप लोगों को अगर वीडियो में कुछ समझ में आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी जरूर करना, जिसको इसकी ज़रूरत हो, जिसके ऑर्गेनिक बहुत ही खराब है उसको तो जरूर शेयर करना, ताकि वो इतना इतना तो पढ़ ले, ताकि उसके पास होने लायक या अच्छे मार्क्स आ सके ऑर्गेनिक में। ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं, जिसमें मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स के क्वेश्चन करवा दूं, बायोमॉलिक्यूल्स करवाऊं, और मैं आपको बाकी तो क्या ही बचा है, अभी कायरल बचा है और गिव रीजंस वाला। कायरल वाले तो मुझे PYQ ज़्यादा दिखे भी नहीं है। गिव रीजंस वाले, गिव रीजन मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि जब मैंने आपको कहा है कि आप नेमिंग रिएक्शंस का सब कुछ पढ़ो, तो वो उसमें ही कवर हो जाएगा। और गिव रीजंस भी ना अभी थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री से भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि सब ऑर्गेनिक से ही आएगा। अभी आपने अगर स्कूल में सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ी है तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि है ऑर्गेनिक ही सब कुछ है, बाकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक से भी पेपर बनता है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना। ठीक। तो आज के लिए थैंक यू, इस वीडियो में इतना।